हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम पिछली वीडियो तक बात कर चुके थे जेनेटिक्स में आनुवंशिकी जो लेसन है इसके अंदर कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके कुछ कारण देख चुके थे। कारणों में हमने एक कारण देखा था लास्ट कि मटर का जो पौधा होता है इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। अब ये जो विपर्यासी लक्षण हैं, ये विपर्यासी का मतलब विपरीत लक्षण होते हैं, विलोम होते हैं। विलोम कैसे? जैसे हम कहें कि जो मटर का पौधा है उसका एक विपर्यासी लक्षण है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई, ये मान लिया इसका कोई विपर्यासी लक्षण है। अब ये जो लक्षण है इसके लिए 2 तरह के युग्म काम में लेंगे। यहां विपर्यासी लक्षणों का एक जोड़ा काम आता है कि ये कोई एक लक्षण है, मान लीजिए विपर्यासी लक्षण, जिसमें 2 युग्म होते हैं, जीन होते हैं इस लक्षण को नियंत्रित करने वाले। अब उन जीनों के युग्म को ही बोला जाता है युग्म विकल्पी। क्या बोला जाता है? युग्म विकल्पी। जैसे हम कहें पादप की ऊंचाई, तो ऊंचाई को कौन कौन से जीन जो है नियंत्रित करते हैं, उनका युग्म होता है, उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। तो यहां पर ऊंचाई को कौन कौन नियंत्रित करता है? एक तो होता है पादप कैसा हो सकता है जी? लंबा। और दूसरा पादप हो सकता है बौना। तो ये 2 तरह की स्थिति हो सकती है, लंबापन और बौनापन। यदि हमें एक जनक पीढ़ी से संकरण कराए, पौधे की जनक पीढ़ी से संकरण कराया जाए और प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट हो रहा है तो उस लक्षण को तो बोला जाता है प्रभावी। संकरण के बाद जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो रहा है उस लक्षणों को तो क्या बोलते हैं? प्रभावी। और जो प्रथम पीढ़ी में खुद को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लक्षणों का बोला जाता है अप्रभावी। ये एक युग्म हो गया कैसे लक्षणों का? विपर्यासी लक्षणों का। विपर्यासी मतलब विपरीत। लंबे का विपरीत कौन हो गया? बौना। और इन दोनों को ही बोला जाता है युग्म विकल्पी। इनको क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। तो पहला लक्षण तो यही हो गया कि पादप की ऊंचाई। पादप का प्रभावी लक्षण हो गया लंबापन और अप्रभावी लक्षण हो गया बौनापन। तो 7 जोड़े में से पहला जोड़ा जो लक्षण था क्या हो गया? पादप की ऊंचाई। ऐसे ही बात करें कि ये जो पादप है, पादप के पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति के लिए भी युग्म विकल्पी होगा कि पुष्प जो है कैसा होगा? या तो होगा पुष्प कक्षीय और या होगा पुष्प शीर्षस्थ, या फिर बोल सकते हैं उसको अग्रस्थ। अग्रस्त बोलिए या फिर शीर्षस्थ बोलिए। इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लिया कि ऐसे कोई पादप था, मटर का कोई ऐसे पादप है, यदि यहां इस तरह से पुष्प बन रहे हैं, इस तरह से पुष्प बन रहे हैं, ये शाखाएं छट गई और इन जगहों पर क्या बन गए हैं? पुष्प। ऊपर फिर से क्या पत्तियां लगी हुई हैं, तो इस तरह से शाखाएं जो छटी हैं इनमें पुष्प लगे हुए हैं, तो इस स्थिति को तो क्या बोलेंगे? कक्षीय। और यदि मान लिया जाए इस तरह से शाखाएं छटी हुई है लेकिन फिर भी पुष्प कहां लग रहा है? उसके सिरों पर। कहां पर लग रहे हैं पुष्प? सिरों पर। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है अग्रस्थ। इसको क्या बोलेंगे? अग्रस्थ। तो 2 स्थिति हो गई इसके अंदर, एक तो कक्षीय और दूसरी अग्रस्थ। ये भी एक हो गया कैसा? विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण है जिसमें प्रभावी कौन हो गया? कक्षीय, और अप्रभावी कौन हो गया? अग्रस्थ या शीर्षस्थ। ये हमेशा एक जोड़े के रूप में काम आएगा। ऐसे ही बोला जाए जो बीज है, बीज का आकार, अगला जो लक्षण है वो हम क्या ले लें, बीज का आकार।
बीज का आकार। आकार की बात करें, कोई भी मटर का बीज है दो आकार का हो सकता है। कैसा कैसा? यदि वो गोल है तो उसको बोला जाता है, ये इसका कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी। गोल है तो लक्षण कैसा हो गया? प्रभावी। और यदि बीज गोल नहीं है, कैसा है? झुर्रीदार, तो इसको बोला जाता है अप्रभावी लक्षण। इसको कैसा लक्षण बोलेंगे? अप्रभावी। तो इस तरह से कितने जोड़ी लक्षण काम में दिए थे? 7 जोड़ी। और मेंडल को जो है यही सफलता के लिए एक प्रमुख कारण बना कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया था, इसमें विपर्यासी लक्षण थे, जिनमें से कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 जोड़ी। तो ये 7 लक्षणों को मैंने एक सारणी में दर्शाया है। देखिए, पहला हो गया पादप की ऊंचाई। विपर्यासी लक्षण जो है पहला कौन सा हो गया? पादप की ऊंचाई, या तो लंबापन या बौनापन। लंबेपन को प्रभावी और बौने को क्या बोलेंगे? अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षीय होगी या अग्रिस्त होगी? कक्षीय तो कैसा होगा? प्रभावी। और अप्रभावी कौन सा होगा? अग्रिस्त। अगला है फली का आकार। ये फली का आकार कौन सा? तो परिपक्व फली। कौन सी फली है ये? परिपक्व। परिपक्व फली का आकार। ये फली जो है फूली हुई होगी या फिर कैसी होगी? संकीर्णित। यदि फली फूली हुई है, मटर की फली जो है परिपक्व फली, वो कैसी हो? फूली हो। फूली हुई होगी तो उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण। या फिर कैसी हो सकती है? संकीर्णित यानी पिचकी हुई। ये लक्षण कैसा होगा? अप्रभावी। ये एक पूरे युग्म में होगा, इसीलिए बोल रहे हैं ये क्या कहलाता है? एक युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं इसको? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी मतलब एलिल जो होते हैं। अगला आता है अपरिपक्व फली। ये तो था परिपक्व फली के आकार, ये क्या है? अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली यदि हरे रंग की है तो ये कौन सा लक्षण हो गया इसका? प्रभावी। कौन सा लक्षण हो गया? प्रभावी हो गया। और यदि ये पीला है रंग का, फली पीले रंग की है, तो ये कौन सा लक्षण होगा? अप्रभावी। आगे देखिए पुष्प का रंग। पुष्प के 2 रंग हैं, या तो बैंगनी या सफेद। सामान्यतः पुष्प बैंगनी रंग के ही पाए जाते हैं मटर के, तो प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? पुष्प का रंग बैंगनी यदि है तो वो कैसा होगा? प्रभावी। और यदि सफेद रंग है तो वो कैसा होगा? अप्रभावी। आगे बात करें बीज का आकार, तो यदि गोलाकार है तो कैसा है? प्रभावी। और झुर्रीदार है तो कैसा है? अप्रभावी। अब ये कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गया? तो ये एक ही जोड़ा है बीज का आकार, जिसमें 2 लक्षण दिख रहे हैं, या तो गोलाकार या झुर्रीदार। तो इसीलिए ये एक लक्षण हो गया कौन सा? बीज का आकार, जो एक युग्म के रूप में है, गोलाकार या झुर्रीदार। अगला आता है बीज का रंग। बीज का रंग, यदि बीज पीला है तो कैसा होगा? प्रभावी। और यदि हरे रंग का है तो कैसा होगा? अप्रभावी। ये प्रमुख 7 लक्षण हैं। 7 जोड़ी जो लक्षण हैं ये कौन से हैं? विपर्यासी लक्षण हैं, जो हमेशा एक जोड़े में मिलेंगे, और ये जोड़े के रूप में जो होंगे उस जोड़े को क्या बोलते हैं हम? युग्म विकल्पी। ये जो विपर्यासी लक्षण होते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत। जिसमें एक प्रभावी जो है उसका ठीक विपरीत कौन सा होगा? अप्रभावी होगा। तो कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 जोड़ी लक्षणों का। और इन 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन प्रयोग करके ही अपने नियम दिए, और उसको हमने क्या बोला था? मेंडलवाद। लेकिन इन्होंने जो नियम दिए थे मेंडल ने, इनके नियम दिए गए थे लगभग 1863 के आसपास। 1863 में नियम दिए गए, और 1865 में ये ब्रून सोसाइटी में के समक्ष शोध पत्र में प्रस्तुत हुए। उसके बाद लगभग 35 वर्षों तक ये जो नियम हैं, इन नियमों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, लगभग 35 साल तक। इसके बाद ये 1900 में 3 वे
वैज्ञानिकों ने इन नियमों की अलग अलग रहते हुए खोज की। अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग काम करते हुए ही इन नियमों की खोज की। इसीलिए उन वैज्ञानिकों को कहा जाता है मेंडलवाद की खोजकर्ता। मेंडलवाद की खोजकर्ता बोलिए या मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो पुनर्खोज जो की गई थी वो 3 वैज्ञानिक थे अलग अलग देशों से, जिन्होंने मेंडल के नियम जो दिए गए थे उन नियमों के लगभग कितने वर्ष बाद, 35 वर्ष बाद, कब 1900 में खोज की थी मेंडल के नियमों की। इसीलिए उनको बोला जाता है मेंडलवाद की पुनर्खोज करता। मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद मतलब मेंडल के जो नियम हैं उन नियमों की पुनर्खोज जिन्होंने की उनको ही बोला जाता है पुनर्खोज करता। मेंडल द्वारा प्रस्तुत वंशागति के नियम लगभग कितने दिनों तक, 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। मतलब ये इनके बारे में लोगों को पता नहीं था, 35 वर्षों तक इनकी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये 1865 के आसपास इनको प्रस्तुत किया गया और 1900 में दोबारा 1900 में इनको पुनः खोजा गया। तो ये जो पुनः खोज करता थे, इन पुनः खोज करता वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहते हुए कार्य किए और इन नियमों की पुनः खोज की। तो पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए कब खोजा, 1900 में खोजा। ये मेंडल के नियमों की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे ये अलग अलग देश के थे। यहां पर हॉलैंड निवासी थे हुगो डीवरीज। हॉलैंड निवासी कौन थे, हुगो डीवरीज, जिन्होंने मेंडल के नियमों की खोज की। जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के थे कौन, एरिक वॉन शेरमेक। तो मेंडल कहां के थे, मेंडल भी कहां के थे, ऑस्ट्रिया के। तो उसी देश के निवासी थे कौन, एरिक वॉन शेरमेक। इन तीनों ने अलग अलग रहते हुए काम किया और अलग अलग रहते हुए समान रूप से नियमों की खोज की। इसीलिए इनको बोला जाता है मेंडलवाद की पुनर्खोज करता। पूछा जाए मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की, तो वहां इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम आएगा, हुगो डीवरीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमेक। हुगो डीवरीज कौन से देश से, तो हॉलैंड से। कार्ल कोरेंस कौन से देश से, जर्मनी से। और एरिक वॉन शेरमेक कौन से देश से, ऑस्ट्रिया से। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज मेंडल द्वारा प्रस्तुत नियमों के कितने वर्षों बाद हुई, तो कितने वर्ष बाद हुई, 35 वर्ष बाद। कब हुई, 1900 में। मेंडल ने अपने नियम कब दिए, दिए तो थे 1863 में, लेकिन इनको प्रस्तुत कब किया गया, ब्रून सोसाइटी के सामने, तो इनको प्रस्तुत किया 1865 में। यही है मेंडलवाद की पुनर्खोज।